Electric charge. After you pass a plastic comb through your hair a few times, अगर आप चंद एक बार अपने बालों में से कंघी को गुजारें, प्लास्टिक की कंघी को, you will find that the comb can exert a force on individual strands of your hair. तो आपको ये पता चलेगा कि कंघी आपके बालों के जो इंडिविजुअल अलहदा जो एक एक बाल है उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। स्ट्रैंड कहते हैं एक रॉड को, एक पट्टी को। तो हमारा जो एक एक बाल होगा अकेला अकेला, उसके ऊपर कंघी फोर्स लगा रही है जब उसको बालों में हमने 2-4 दफ़ा गुजारा उसके बाद। यू मे आल्सो ऑब्जर्व दैट, आप ये भी मुशाहदा कर सकते हैं, वंस द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आर अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब, कि जब एक दफ़ा हमारे बाल कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड कम इन टू कॉन्टैक्ट विद इट, और फिर इसके साथ टच करते हैं, हमारे बाल कंघी की तरफ अट्रैक्ट हुए और जब कंघी के साथ उन्होंने टच किया, दे मे नो लॉन्गर बी अट्रैक्टेड टू इट, तो फिर वो मज़ीद कंघी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, कंघी उनके ऊपर मज़ीद फोर्स नहीं लगाती जब वो इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। इट सीम्स रीजनेबल टू कंक्लूड दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम एंड हेयर इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम फिजिकल एंटिटी। ये मुनासिब बात दिखाई देती है कि हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि कंघी और बालों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है वो किसी फ़िज़िकल चीज़ की वजह से है। फ़िज़िकल एंटिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है। बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर, जो एक जिस्म से दूसरे पर मुंतकिल हो रही है। व्हेन दे रब टुगेदर, जब वो दोनों आपस में रगड़ खाते हैं। विद द सेम फिजिकल एंटिटी बीइंग ट्रांसफर्ड बैक, और वो सेम वही फिजिकल क्वांटिटी, वही फिजिकल चीज़ जो है वापस मुंतकिल होती है, ट्रांसफर्ड बैक अगेन टू न्यूट्रलाइज द अट्रैक्शन, और वो न्यूट्रल अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है। व्हेन दे कम इन टू कॉन्टैक्ट, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो बात हमने पढ़ी है इसका खुलासा ये है कि एक मुशाहदा पेश किया जा रहा है कि अगर हम बालों में कंघी करें और फिर कंघी करने के बाद बालों के करीब लेके जाएं तो बाल उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर वो बाल और कंघी दोबारा से आपस में टच कर दिए जाएं तो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से ये नतीजा निकाला जा रहा है कि जब हमने बालों और कंघी को आपस में रगड़ा, रब किया, तो कोई ऐसी फ़िज़िकल चीज़ है जो एक बॉडी से दूसरी में मुंतकिल हुई रगड़ के दौरान, और जब दोबारा उनको हमने आपस में टच किया तो वो वापस मुंतकिल हो गई फिज़िकल क्वांटिटी। हमने उस फिज़िकल चीज़ को चार्ज का नाम दे देना है। दिस फिज़िकल एंटिटी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो फिज़िकल एंटिटी या फिज़िकल चीज़ मुंतकिल हुई थी जिसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा हुई, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे दिया। एंड टुडे वी अंडरस्टैंड दिस ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आज हम इस ट्रांसफ़र को, फिज़िकल एंटिटी के मुंतकिल होने को इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर पढ़ेंगे, समझेंगे इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर। दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किसी एक ऑब्जेक्ट से रिमूव किए जा सकते हैं, उससे हटाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। एंड अटैच्ड टू द एटम्स ऑफ द अदर बॉडी, एक जिस्म से एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरे जिस्म के एटम्स के साथ मुंतकिल अटैच किए जा सकते हैं। इसमें ये बात है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में डिफ़ाइन करेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो पैदा हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है वो हम इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली की सूरत में बयान करेंगे। यानी यहाँ पे जो फिज़िकल एंटिटी के बारे में बात हो रही थी कि मुंतकिल होती है एक बॉडी से दूसरी में, वो असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अ कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। फ्रिक्शन यानी रगड़ के ज़रिए से जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन पैदा होती है, तो उस दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र होना ये एक आम सी बात है। इट वाज नॉन टू द एंशियंट ग्रीक्स, ये पुराने ज़माने में जो यूनानी थे उनको भी इसका पता था। हु ऑब्जर्व्ड दैट पीस ऑफ एम्बर रब्ड विद फर, वो ये जानते थे कि अगर हम एम्बर के एक टुकड़े को फर के साथ रगड़ें, फर यानी खाल के साथ, कोड अट्रैक्ट बिट्स ऑफ स्ट्रा,
तो वो स्ट्रा छोटे छोटे तिंगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। व्हेन यू वॉक अक्रॉस अ कारपेट, जब हम एक कालीन के ऊपर चलते हैं, एंड आर शॉक्ड बाय टचिंग अ मेटल डोर नॉब, और दरवाजे की जो मेटल की बनी हुई नॉब है, जो दरवाज़ा खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉब, उसको हम टच करें तो हमें एक झटका सा लगता है। कारपेट के ऊपर चलते हुए जाएं, जाके दरवाज़ा खोलने के लिए मेटल की नॉब को टच करें तो हमें एक हल्का सा जर्क महसूस होगा। ये हर दफ़ा नहीं, कभी हो सकता है। आर व्हेन अ लाइटनिंग फ्लैश स्ट्रेच बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड, और जब बिजली चमकती है बादलों में तो वह हमें बादलों से ज़मीन तक फैली हुई नज़र आती है। यू आर ऑब्जर्विंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अगर आप ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसका मतलब है कि हम चार्ज के ट्रांसफ़र को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। व्हेन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ व्हेन वी ट्रांसफ़र चार्ज टू इट। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम उस पर चार्ज मुंतकिल कर रहे हैं। वी फाइंड दैट इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अर्ली ऑब्जर्वेशंस दैट दिस फोर्स कैन बी either attractive or repulsive led to the conclusion that there are two kinds of electric charge। शुरू शुरू में जो मुशाहदा किया गया, ऑब्जर्वेशंस की गई कि ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। दो चार्ज्ड बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं। तो इस बुनियाद पर यह नतीजा निकाला गया कि दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, विच आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया गया। अट्रैक्शन और रिपल्शन की दो फोर्सेस की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया कि दो तरह के चार्ज, ऑल्दो इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैन बी पावरफुल। चार्ज के ट्रांसफ़र होने से जो असरात पैदा हो रहे हैं, यानी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स, ये असरात बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इट इज़ रिमार्केबल दैट दे ओरिजिनेट फ्राम द ट्रांसफ़र ऑफ ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये जो इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, ये बहुत छोटे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत छोटे से हिस्से के ट्रांसफ़र होने से पैदा हो रहे हैं। दैट इज़ कंटेन्ड इन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा। कहने की बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स, एटम्स के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, उनके मुंतकिल होने से ये पावरफुल इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन का। ऑर्डिनरी मैटर इज़ मेड of electrically neutral atoms or molecules that contain equal amounts of positive charge and negative charge। आम जो मादा है वो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल से बना है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इक्वल अमाउंट है। पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर है एटम में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब टुगेदर, जब हम दो जिस्मों को आपस में रगड़ते हैं, रिलेटिवली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द एटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट के एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द अदर, एक ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे को मुंतकिल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनडिस्टर्ब, जबकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे कायम रहते हैं, अनडिस्टर्ब्ड हैं। इट इज़ दिस स्लाइट अपसेट ऑफ द बैलेंस, ये जो हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बैलेंस में अपसेट है, गैर मुतवाजन किया उसको, बिटवीन द इनॉर्मस बट इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इनॉर्मस का मतलब है बहुत बड़ी तादाद है चार्ज की, अमाउंट है चार्ज की, और इक्वल, एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अमाउंट में सेम है, इक्वल है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि है वो बहुत ज़्यादा मिकदार, किस लिहाज से? जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है उसके मुकाबले में। तो बहुत ज़्यादा इक्वल और इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बैलेंस में ये जो हल्का सा अपसेट है इन एन ऑब्जेक्ट किसी जिस्म में, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स। ये हल्का सा अपसेट बहुत से इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स का सबब है। व्हेन वी रब अ प्लास्टिक रॉड विद फर, अगर हम प्लास्टिक की रॉड को फर के साथ यानी खाल के साथ रगड़ें, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द रॉड, तो फर से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक की रॉड पे आ जाएंगे।
प्लास्टिक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, इंसुलेटर है। बिकॉज इट हैज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में हैं तो रॉड के ऊपर आगे, हाँ बल्कि ज़्यादा तादाद में नहीं है, इस लिहाज से है। जब हमने प्लास्टिक की रॉड को फर के साथ रब किया तो फर से इलेक्ट्रॉन आगे प्लास्टिक रॉड के ऊपर, तो अब प्लास्टिक की रॉड के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन्स के मुकाबले में। द रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, तो हम कहेंगे रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती की वजह से, इजाफे की वजह से। द फर नाउ हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए रॉड के ऊपर तो फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है फर के ऊपर, एंड सो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। वी कैन सी, हम ये देख सकते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ रॉड फॉर इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स ऑफ फर, कि ये जो खाल है, खाल के अंदर जो एक एक अलग-अलग रेशा होगा, जैसे हमारे बाल होते हैं उस तरह का जो एक एक स्ट्रैंड होगा, धागा टाइप, जो प्लास्टिक रॉड है वो उनको अट्रैक्ट करती है फर के, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द चार्ज ऑन इच, और ये किस वजह से है, ये चार्ज की वजह से है। जैसे हमने बालों में कंघी की थी तो कंघी ने बालों को अट्रैक्ट किया था, ऐसे फर को जब हमने प्लास्टिक रॉड से रगड़ा तो प्लास्टिक की रॉड फर के अंदर जो बारीक बारीक धागे से होंगे, रेशे होंगे, उनको अट्रैक्ट करेगी, किस वजह से, चार्ज की वजह से। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से, वी कैन रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क, हम ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ रब कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व दैट, और हम ये देखते हैं, बोथ बिकम चार्ज्ड, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है, एंड कैन अट्रैक्ट वन एनदर, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क। इन ईच केस, ये जो हमने दो केस बताए हैं, इनमें वी हैव ट्रांसफर्ड अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अपसेट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों प्रोसेसेस में हमने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन मुंतकिल कर दिए, जिसकी वजह से जो न्यूट्रलिटी थी उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुई और चार्ज की प्रॉपर्टी और उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। लेट अस चार्ज अ ग्लास रॉड बाय रबिंग वन एंड ऑफ इट विद सिल्क, अब ये ग्लास की रॉड है, उसका एक एंड सिल्क के साथ रब किया, एंड देन सस्पेंड इट फ्रॉम अ थ्रेड, और उसे हमने एक धागे के साथ लटका दिया। इसके लिए यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है, हम पहले रीडिंग कर लें फिर इस डायग्राम के मुताबिक डिस्कस कर लेंगे। इफ़ वी प्लेस अ सिमिलरली चार्ज्ड ग्लास रॉड नियर बाई, हम इसी तरह की ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करके उसके करीब अगर हम रख दें, वी फाइंड दैट द टू रॉड्स रिपेल वन अनदर, तो दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। दो ग्लास रॉड्स हैं, दोनों को सिल्क के साथ रब किया, दोनों ग्लास रॉड्स को करीब रखा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं, परे धकेलती हैं। हाउएवर इफ़ वी प्लेस अ चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, और अगर हम यहाँ पे ग्लास रॉड के करीब प्लास्टिक की रॉड रख दें जिसे हमने फर के साथ रगड़ा हो, द टू रॉड्स अट्रैक्ट वन अनदर, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ देख लीजिए डायग्राम में हमने ये पहले पढ़ा है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इस ग्लास रॉड के करीब एक और ग्लास रॉड रखें, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अगर हम प्लास्टिक रॉड की बात करें, हमने पढ़ा था प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करें तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब हमने इसको ग्लास रॉड के करीब रखा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो ये वो रीज़न थी कि रगड़ की वजह से दो तरह की फोर्सेस पैदा हो रही हैं, अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। तो इससे ये हमने अंदाज़ा लगाया था, जो पहले पैराग्राफ पढ़ा था, कि दो तरह के चार्जेस हैं ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। वी अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ चार्ज। ये जो दो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन रिपल्शन की, ये दो चार्जेस की वजह से हैं। व्हेन प्लास्टिक इज रब्ड विद फर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू प्लास्टिक रॉड and it becomes negatively charged. When glass is rubbed with silk, electrons are transferred to silk, leaving the glass with deficiency of electrons. यहाँ पे एक चीज़ ये आप जहन में रख लें,
कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जब उनको रब किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ग्लास रॉड जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती है, और प्लास्टिक रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अटैच करती है, अपने साथ रिसीव करती है। तो इस वजह से दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। और ग्लास रॉड पे डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की होगी, इसका मतलब कि प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है नेगेटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से हमें एक ये रूल मिलता है, चार्ज ऑफ सेम साइन रिपेल वन एन अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। एंड चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट वन एनदर। और जो ऑपोजिट चार्ज हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन सेक्शन 25(4), ये हम दूसरा सेक्शन पढ़ रहे हैं फोर्थ सेक्शन में इस चैप्टर के। वी पुट दिस रूल इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म। हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में यानी एक इक्वेशन की फॉर्म में इस रूल को बयान करेंगे, यानी चार्जेस के दरमियान फोर्स के रूल को, और उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। और आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कूलम फोर्स के बारे में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को हम एक इक्वेशन में इस तरह बयान करते हैं, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स। और अगर हम सिर्फ ये बात कर दें कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, इसका मतलब हम क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं। और कितनी फोर्स लगती है ये क्वांटिटेटिव है। वी कंसिडर ओनली चार्जेस दैट आर आइदर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर मूविंग वेरी स्लोली। इस केस में जब हमने कूलम्स लॉ की बात करनी है तो हम ये बात करेंगे या तो चार्ज रेस्ट में हो या इतना स्लो मूव कर रहा हो कि वो ऑलमोस्ट रेस्ट में ही दिखाई दे, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो। चार्ज स्लो मूव करे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सो दैट एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर किसी चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो हो, इसका मतलब या तो वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में हम जब चार्ज को ऑब्जर्व करेंगे तो हम कहेंगे चार्ज इज एट रेस्ट, और चार्ज जब रेस्ट में हो उसको ऑब्जर्व करना, उसकी प्रॉपर्टीज देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। आ रिस्ट्रिक्शन दैट डिफाइंस द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कंडीशन बताई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कि चार्ज या तो रेस्ट में हो या फिर बहुत स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज हैव मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। यहाँ पे कुछ नाम हैं, मैं बस उनकी रीडिंग करूँगा। हम इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ चार्ज की इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रेइंग, पाउडर कोटिंग, फ्लाई ऐश प्रेसिपिटेशन, नॉन इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपिंग। इन सब प्रोसेसेस में हम चार्ज और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिगर 25(3) फॉर एग्जाम्पल शोज अ टाइनी कैरियर bead in a photocopying machine covered with particles of black powder called toner। फोटोकॉपिंग मशीन में जो ब्लैक पाउडर होगा, जैसे ये लिखा हुआ है जो इस पेज पे, ये ब्लैक पाउडर की वजह से है, यहाँ पे जो राइटिंग है, तो वो ब्लैक पाउडर जो है उसको टोनर का नाम देते हैं, और ये चार्ज की वजह से पेज के ऊपर स्टिक हो जाता है। दैट स्टिक टू द कैरियर bead बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। These negatively charged toner particles are eventually attracted from their carrier beads to a positively charged latent image of the document to be copied, which is formed on a rotating drum। ये पिछली क्लासेस में, या हम इसको अलग से पढ़ सकते हैं, ये पूरा एक टॉपिक है किस तरह से टोनर के ऊपर चार्ज आता है, कैसे पेज के ऊपर वो पेस्ट होता है और किस तरह से ये राइटिंग आ जाती है, और ये दरमियान में खाली जगह क्यों, यहाँ स्याही क्यों नहीं आई, यहाँ टोनर क्यों नहीं लगा, खास जगहों पे क्यों है। तो ये सारा एक अलग टॉपिक है, अलग प्रोसेस है। तो जस्ट मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ। ये जो उसने डायग्राम की बात की है, फिगर की बात की है, ये फिगर है, तो आप बुक से देख सकते हैं, हेलिडे रेजनी क्रेन से, इसकी कोई खास यहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो बहरहाल हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अ चार्ज्ड शीट ऑफ पेपर
then attracts the toner particles from the drum to itself, after which they are heat fused in place to make the final copy. ये सारा प्रोसेस है, इसको अगर समझना है तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा. The net electric charge of an object is usually represented by the symbol Q. किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज है उसको हम सिंबल Q से रिप्रेजेंट करेंगे. द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट हैज़ अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज को Q से ज़ाहिर करेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा तो नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ कूलम, ये इसका ऐसा यूनिट है कूलम. कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम बहुत बड़ा चार्ज यूनिट है. इट टेक्स अबाउट 6 into 10 to 18 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज. एक कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें 6 into 10 to 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज बनाएंगे. तो एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी कैलकुलेशन मैंने एक अलग वीडियो में बना दी है. आप वो वीडियो मेरे चैनल से सर्च करके देख सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. कूलम कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियसली डिफाइंड यूनिट्स. कूलम को हम जो पहले से डिफाइंड यूनिट्स हैं उनसे डिफाइन नहीं कर सकते. बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ न्यू क्वांटिटी, वी आर फ्री टू डिफाइन इट्स बेसिक यूनिट इन एनी कन्वीनियंट वे. यानी जो भी आसान तरीका हमें लगता है हम उस तरह से इसका बेसिक यूनिट डिफाइन कर सकते हैं. वन पॉसिबल वे वुड बी इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू स्टैंडर्ड चार्जेस एट अ गिवन सेपरेशन. किसी खास फासले पर हम दो स्टैंडर्ड चार्ज लें, उनके दरमियान फोर्स निकालें तो वहाँ से कूलम को डिफाइन कर सकते हैं. सच एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ सिमिलर चार्ज अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अवे. यानी कि एक न्यूटन फोर्स, यानी कि ऐसा चार्ज जो 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे चार्ज पे जो उससे 1 मीटर के फासले पे हो, तो उस सूरत में चार्ज होगा 1 कूलम. However, the force between static charges is difficult to measure. जो रेस्ट में चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स मेजर करना मुश्किल है. एंड सो इन प्रैक्टिस इट इज़ मोर यूजफुल टू डिफाइन द कूलम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो बेहतर और आसान तरीका यह है कि हम कूलम को मैग्नेटिक फोर्स की सूरत में डिफाइन करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स, दो वायर्स जिनमें करंट फ्लो कर रहा हो उनके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी. ये अगले चैप्टर्स में हम जाके पढ़ेंगे, चैप्टर 33 में. This force can be measured more precisely than the electric force between static charges. रेस्ट में पड़े चार्जेस की निस्बत दो करंट कैरिंग वायर्स में, कंडक्टर्स में फोर्स कैलकुलेट करना आसान है. सो इट इज़ देयरफॉर मोर कन्वीनियंट टू डिफाइन एन एसआई बेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ करंट. हम चार्ज का जो ऐसा यूनिट है उसको करंट की सूरत में डिफाइन करते हैं. दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम. ये करंट की डेफिनेशन है. कूलम एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज देन अ डिराइव्ड यूनिट. तो जो कूलम है ये डिराइव्ड यूनिट है, और जो करंट का यूनिट है एम्पेयर वो बेस यूनिट है. हम करंट के यूनिट से चार्ज का यूनिट डिफाइन करते हैं. ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ करंट एंड टाइम. यानी जो कूलम है ये करंट और टाइम के यूनिट से हासिल किया जाता है. तो कूलम एक डिराइव्ड यूनिट हुआ और करंट एक बेस यूनिट है. तो अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में लेक्चर पेश करूँगा.